कक्षा 8 के विद्यार्थियों, हमारा सब्जेक्ट साइंस, जिसमें हम लेसन नंबर 6 स्टडी कर रहे थे, दहन और ज्वाला। दहन के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए या हम कहें दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है विद्यार्थियों? हमारे वायुमंडल में गैसों का मिश्रण पाया जाता है, जिसमें 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड। आपने और भी नाम सुना होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो यहाँ हम इन गैसों की बात करते हैं कि ऑक्सीजन हमारी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हम श्वसन क्रिया के कारण ही हम अपना जीवन यापन करते हैं और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पहले भी क्लासेज में 7th में ये स्टडी किया था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो वहाँ हमने देखा कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, कि प्लांट्स सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल युक्त पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो हमने दहन की बात की कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थों का जलना ही क्या कहलाता है? दहन। उसमें हमने कई टाइप देखे थे, अपूर्ण दहन, पूर्ण दहन, अदीप्त, इस प्रकार बात की। आज हमारा टॉपिक है ज्वाला, हमें पढ़ना है। ज्वाला से क्या अभिप्राय है कि कोई भी पदार्थ जब जलता है तो उसमें आपको एक अग्नि या ज्वाला दिखाई देती है। तो उस ज्वाला में जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं मोमबत्ती का, कि हमने जैसे मोमबत्ती को जलाया तो उसमें अलग अलग 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे ऊपरी भाग जिसमें ज्वाला नीली दिखाई देती है और ये पूर्ण दहन वाली और बहुत अधिक ऊष्मा वाली ज्वाला होती है। मध्य का भाग आंशिक दहन, जहाँ जिसका कलर थोड़ा येलो होता है, मध्य भाग उसमें आंशिक मतलब वहाँ दहन कम। और सबसे आंतरिक भाग होता है काला, जहाँ दहन बिल्कुल भी नहीं होता है और वो कम गर्म होता है। सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है ज्वाला का? ऊपरी भाग होता है। और आपने देखा होगा कि ज्वेलर्स या सुनार के पास है, अगर वो सोने और चांदी को जब पिघलाना होता है तो क्या करते हैं, वो इस नीली ज्वाला का उपयोग करते हैं। और उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट इस तरह से जैसे फूंक मारने के लिए एक छोटी सी पाइप या ऐसे फूंकने का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है कि इस नीली भाग की ज्वाला का उपयोग करते हैं और जो सोने और चांदी के आभूषण हैं वो आसानी से पिघल जाते हैं, क्योंकि सोने और चांदी हैं ऐसी धातुएं जिनका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी उन्हें गलाने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अब ये दहन और ज्वाला टॉपिक चल रहा है, इसी में हम देखते हैं कि दहन के लिए हमें किसी पदार्थ की तो आवश्यकता होती है। तो ऐसा पदार्थ जो दहन करता है, दहन होता है या जलता है, जो ऊष्मा प्रदान करता है, उस पदार्थ को हम किस रूप में लेते हैं? ईंधन के रूप में लेते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो पूर्ण दहन करने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन। ईंधन के बारे में हमने बात भी की है कि ईंधन के प्रकार देखा जाए तो ठोस ईंधन भी हम देखते हैं, द्रव ईंधन भी देखते हैं और गैस। ठोस के रूप में आप देखते हैं जैसे कोयला है, लकड़ी है, यानी काष्ठ कोयला, ये क्या कहलाते हैं? ठोस ईंधन। द्रव ईंधन की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल। और गैस की हम बात करें तो CNG, LPG है, ये क्या कहलाते हैं? गैसीय ईंधन। अब ईंधन है तो ईंधन के भी कुछ गुण होते हैं कि ईंधन कैसा होना चाहिए? सहज उपलब्ध, यानी इजीली उपलब्ध होने वाला हो, सस्ता भी हो, अच्छा भी हो, वातावरण को भी प्रदूषित नहीं करता हो। ऐसे गुण हमें हमारे ईंधन युक्त जो पदार्थ है उसमें ऐसे गुणों को चेक करना चाहिए या ऐसे गुण उसमें होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी ईंधन जलता है तो उससे एक डेफिनेशन निकलती है यहाँ, ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान ये इम्पोर्टेंट है परिभाषा। क्या अभिप्राय है कि 1 किलोग्राम ईंधन के दहन से या जलने से उत्पन्न ऊष्मा कहें या ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मीय मान कहलाती है। यानी जो भी हमारा ईंधन है या दहन योग्य जो भी पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी लेनी है? 1 किलोग्राम पदार्थ को जलाने पर या दहन करने पर जितनी ऊष्मा निकलती है वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है? ऊष्मीय मान।
अलग अलग पदार्थों के लिए ऊष्मीयमान भी अलग अलग होते हैं। इनके लिए आपको ये नोट्स में एक टेबल मिलेगी जिससे आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो लकड़ी हम सामान्य ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, लकड़ी को जब जलाया जाता है तो उससे 17 से 18,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, इसकी इकाई क्या होती है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। जैसे हम देखते हैं विद्यार्थियों कि भार है उसे हम, या द्रव्यमान है उसे हम ग्राम किलोग्राम में मापते हैं, और जो लिक्विड पदार्थ है उन्हें हम लीटर या मिलीलीटर में देखते हैं। दूरी को हम मीटर में, किलोमीटर में इस प्रकार काउंट करते हैं। इसी प्रकार क्या है, ऊष्मीयमान है, ये ऊर्जा है और ऊर्जा की इकाई होती है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो लकड़ी है उसके जलाने से ईंधन का जो ऊष्मीयमान है लगभग 17,000 से 18 या 20,000 तक किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा रिलीज़ होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं जैसे कोयला है, कोयले से भी 25,000 से 33,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार कुछ ईंधनीय पदार्थ हैं जिनकी सारणी आपको मिल जाएगी। आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम इतना पदार्थ जला रहे हैं तो हमारे वातावरण में इस प्रकार कितनी ऊष्मा रिलीज़ होती है। अब आप देख रहे हैं कि ईंधन के रूप में हम लकड़ी है, कोयला है, कास्ट कोयला कह दें, या पेट्रोल, डीजल, या विभिन्न तरह के उद्योगों में अनेक प्रकार के केमिकल्स का यूज़ होता है। जैसे थर्मल प्लांट में कोयला है उसका इस्तेमाल होता है। तो ये जब सारे पदार्थ विद्यार्थियों जब जल रहे हैं या ईंधन हो रहा है, दहन हो रहा है, तो इससे विद्यार्थियों बहुत से हानिकारक इफ़ेक्ट भी उत्पन्न होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ईंधन के हानिकारक प्रभाव। अब हम क्या देखेंगे यहाँ, ईंधन के हानिकारक प्रभाव। जैसे सबसे पहले कॉमन सा एग्जांपल आप देखिए कि लकड़ी, कास्ट कोयला है, इनको जब जलाते हैं तो इसमें जो काला धुआं आपको दिखाई देता है उसमें छोटे छोटे कार्बन के कण होते हैं, और ये छोटे छोटे कार्बन के कण श्वास रोग से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो इसका ये हमारे पास क्या हो गया, ईंधन का एक हानिकारक इफ़ेक्ट। इसी के साथ सेकंड हम देखते हैं कि कोयला जब जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। विद्यार्थियों कोयला है, कोयला कार्बन ही होता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनती है यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, हम सभी जानते हैं। तो हमारे वातावरण में कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यदि एक बंद कमरे में यदि कोयला अगर जलाया जा रहा है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय वहाँ कौन सी जहरीली गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी जहरीली गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में यदि कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक रहता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है। कोयले को यदि बंद कमरे में जलाया जाता है तो उससे अपूर्ण दहन के कारण वहाँ क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि मनुष्य के लिए क्या होती है, बहुत ही जहरीली गैस है। क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है, ब्लड से मिल जाती है, तो ये क्या करती है कि हमारे ब्लड को ऑक्सीजन को परिवहन करने के अलावा क्या कर देती है, वहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और अगर वातावरण में खुले में कोयला जल रहा है तो वहाँ पूर्ण दहन के कारण कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी अगर बढ़ती है और वातावरण में धीरे धीरे CO2 के कारण ही विश्व का तापमान बढ़ रहा है, और इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन। तो हमसे विश्व उष्णन पूछा जाता है तो आप क्या देखेंगे कि लगातार प्रदूषण के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण, पेड़ पौधों को काटने के कारण वातावरण में CO2 की मात्रा अधिक होने से विश्व का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, वैश्विक उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग। इसका हानिकारक प्रभाव क्या है कि जैसे ही विश्व का तापमान बढ़ेगा, जो ग्लेशियर हैं, उनकी बर्फ़ है वहाँ से पिघल जाएगी और धीरे धीरे पूरा विश्व है वो जलमग्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे डीजल है, पेट्रोल है, इनके जलने के कारण क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसेस क्या करती है विद्यार्थियों, जब वातावरण में मिल जाती हैं और हम देखते हैं कि बारिश के समय ये गैसेस जब जल के संपर्क में आती है तो उन्हीं से संबंधित अम्ल बना लेती हैं और ये अम्ल के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। जब भी
सेशन की या मौसम की पहली बारिश होती है तो उस समय वातावरण में उपस्थित सारे प्रदूषक H2O से मिलकर यानी जल से मिलकर या नमी से मिलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं और ये अम्लीय वर्षा के रूप में बरसते हैं। और अम्लीय वर्षा के कारण ही हम देखते हैं कि विभिन्न ऐतिहासिक स्मारक, रेलवे पुल और हम हमारे घरों की जो देखते हैं कि कलरिंग या जो चमक है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि बारिश में क्या होते हैं, विभिन्न तरह के अम्ल होते हैं और अम्ल क्या करते हैं, वहाँ उस सतह को क्या करते हैं, संक्षारित कर देते हैं या खराब कर देते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं अम्लीय वर्षा के स्मारकों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि हम वातावरण को प्रदूषण से किस प्रकार बचा सकते हैं, हमें कौन से संसाधन का या ईंधन का यूज़ करना चाहिए, तो विद्यार्थियों अब जो रिसेंट में वर्तमान में सबसे उपयोगी ईंधन के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं वो है हमारे पास CNG। पहले भी हमने इसका पूरा नाम देखा है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इससे संबंधित यदि वाहनों में इस ईंधन का उपयोग किया जाए तो भी प्रदूषण कम होगा और घरों में भी इसका उपयोग किया जाए तो इससे प्रदूषण कम किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ ये 6 चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको नोट्स मिल रहे हैं तो विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है आप मन लगा के अपना होमवर्क पूरा करें और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।